नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BPSC 107 के चैप्टर नंबर 5 की चर्चा करेंगे, जहां हमारे चैप्टर का नाम होगा फांसीवाद और नाजीवाद का उदय। तो यदि आपने पिछले चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उन वीडियोज़ को जरूर देख लीजिए, ताकि इस चैप्टर को समझने में आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो। इसके साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ना ना भूलें। देखिए, ये चैप्टर एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जहाँ इस चैप्टर से जो प्रश्न बनता है वो प्रश्न ये बनता है कि फांसीवादी विचारधारा के उदय के कारणों की चर्चा कीजिए। इसके साथ साथ नाजीवादी विचारधारा के उदय के कारणों की चर्चा कीजिए और इसके प्रभावों का वर्णन कीजिए। यानी कि चैप्टर से दो प्रश्न बनते हैं, एक फांसीवाद से और एक नाजीवाद से। दोनों क्वेश्चन सेम प्रकृति के होंगे, यानी कि फांसीवादी विचारधारा के उदय के कारण बताइए, उसकी चर्चा कीजिए, या फिर नाजीवादी विचारधारा के उदय के कारणों की चर्चा कीजिए और इसका क्या प्रभाव पड़ा ये भी बताइए। तो चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि फांसीवाद और नाजीवादी विचारधारा है क्या। तो देखिए, फांसीवादी विचारधारा का संबंध इटली से है और जहां इसका जो नायक होगा वो होगा मुसोलिनी, जबकि जो नाजीवादी जो विचारधारा है इसका संबंध जर्मनी से होगा और इसका जो नायक होगा वो होगा हिटलर। दोनों ही विचारधारा एक ऐसी शासन प्रणाली को जन्म देती हैं जो कि कट्टर तानाशाही होगी, जहां जर्मनी में हिटलर और इटली में मुसोलिनी इस सर्वसत्तावादी सरकार को चलाएंगे। इस सरकार में डिसीजन सिर्फ वही पार्टी लेगी, यानी कि इटली में मुसोलिनी की पार्टी और जर्मनी में हिटलर की पार्टी। इसके अलावा और कोई दल नहीं होगा। सभी लोगों को इनकी बातें माननी होगी। जो लोग इनकी बातें नहीं मानेंगे उनके लिए एक ही सज़ा होगी, सजाए मौत। फांसीवाद और नाजीवाद को हम कुछ शब्दों में बांध कर नहीं रख सकते। जब इनके ऊपर चर्चा की जाती है तो 2.5 से 3 घंटे का लेक्चर खत्म हो जाता है, लेकिन हमारे पास इतना समय अभी नहीं है। एग्जाम ओरिएंटेड टाइम चल रहा है ये, तो एग्ज़ाम टाइम के हिसाब से हम सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 मिनट में इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे और एग्ज़ाम के हिसाब की ही बात करेंगे। तो हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर में एक प्रस्तावना दी गई है, जहाँ प्रस्तावना हमें यही बताती है कि 1922 में इटली में फांसीवादी राज्य की स्थापना की गई, जबकि 1933 में नाजी जर्मनी में सत्ता में आए। जब हम फांसी शब्द की बात करते हैं, फासिस्ट शब्द की बात करते हैं, यानी कि फांसीवाद शब्द की बात करते हैं, तो इसकी उत्पत्ति इटली के शब्द फैसियो से हुई है। इतावली शब्द किससे हुई है? फैसियो से, जिसका अर्थ होता है एक ऐसा बंडल जो लकड़ियों का गट्ठर हो, जिसका यूज़ कुल्हाड़ी बनाने में किया जाए, यानी कि छड़ी का एक गट्ठर हो, कुल्हाड़ी का एक बंडल जो पार्टी के झंडे के लिए प्रतीक बना आगे चलकर। इटालियंस को इसने राष्ट्रीय एकता और ताकत का सुझाव दिया और नायक कौन था इसका? बेनिटो मुसोलिनी। इसने अपनी एक पार्टी बनाई और अपनी पार्टी का नाम रखा फासिस्ट पार्टी। इसी हिसाब से जर्मनी में नाजी नेशनल सोशलिस्ट पार्टी बनी और इसके सदस्य हिटलर से जुड़े हुए थे। नाजी का मतलब अपमानजनक शब्द नहीं था, बल्कि ये ऐसे व्यक्तियों के लिए किया जाता था जो कट्टरता के लिए समर्पित थे, यानी कि जो भी बंदे फैनेटिक थे, जो भी बंदे कट्टर थे, उनके लिए नाजी वर्ड का यूज़ किया जाने लगा। बात यह आती है कि जर्मनी और इटली में फांसीवाद का उदय क्यों हुआ। तो देखिए, जर्मनी और इटली में फांसीवाद के उदय का जो कारण था वो था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और रूस की बोल्शेविक क्रांति। तो देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पता क्या हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये हुआ था, जो इटली है ना, ये मित्र राष्ट्रों की तरफ से शामिल हुआ और इसे ये लगा कि जब युद्ध में हम जीत जाएंगे तो जो युद्ध से प्रॉफिट होगा, जीतने के बाद जो हमें प्रॉफिट होगा, उसमें प्रॉफिट का हिस्सा मेरा भी होगा। और युद्ध जीत भी गया इटली का ग्रुप, ये बात आपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पढ़ ली है। लेकिन इटली का ग्रुप तो जीत गया, यानी कि मित्र राष्ट्र जीत तो गए, लेकिन इटली को वो फ़ायदा नहीं मिल पाया युद्ध से जो फ़ायदा ब्रिटेन और फ्रांस को मिला, जो फ़ायदा अमेरिका को मिला, वो फ़ायदा इटली को नहीं मिल पाया। इटली में तो गरीबी, बेरोजगारी और युद्ध का बहुत बड़ा नुकसान इसे झेलना पड़ा। ऐसे में इटली की जनता असंतुष्ट हो गई। इटली में गरीबी, बेरोजगारी और निराशा बहुत तेज़ी से फैली। जबकि जर्मनी की बात की जाए तो जर्मनी के लिए भी पहला विश्व युद्ध कुछ खास नहीं था। जर्मनी तो हारे हुए राज्यों में से था और इसके ऊपर अपमानजनक संधियां थोपी गईं। जर्मनी के बड़े बड़े उद्योगों को छीन लिया गया, जर्मनी के उपनिवेशों को छीन लिया गया, जर्मनी को एक छोटा देश बनाने के लिए मजबूर कर दिया गया, जर्मनी की सेना भंग कर दी गई, जर्मनी की मुद्रा बदल दी गई। ऐसे में जर्मनी को और इटली को सम्मान दिलाने के लिए दो व्यक्तियों को होता है, इटली में मुसोलिनी और जर्मनी में हिटलर। इसलिए हम इन विचारधाराओं को पढ़ रहे हैं। तो यदि आपने तीसरे और चौथे चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उन वीडियो को जरूर देखिए, ताकि इस चैप्टर को समझ पाएँ आप। इसके साथ साथ रूस में जब बोल्शेविक क्रांति होगी, यानी कि पहले विश्व युद्ध के दौरान रूस में एक घटना घटेगी और ये घटना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर देश को प्रभावित करेगी, और वो घटना होगी रूस में रूसी क्रांति,
जिसके बाद साम्यवाद की स्थापना होगी पूरी दुनिया में। साम्यवाद का मतलब है पूंजीवाद का खात्मा, यानी कि प्राइवेट सेक्टर को हम खत्म करेंगे और सारी की सारी संपत्ति जो होगी वो सरकार के हाथ में चली जाएगी या फिर कम्युनिटी स्थापित कर दी जाएगी। यानी कि साम्यवाद जब फैलेगा जब देशों में गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, आर्थिक संकट फैलेगा तो डेफिनेटली देश साम्यवाद की ओर झुकाव करेगा। और इटली को इसी साम्यवाद से बचाने के लिए मुसोलिनी ने हथियार उठाए। तो यानी कि पहला विश्व युद्ध और रूस में घटी ये जो घटना थी ये बहुत बड़ा कारण थी किसका? फांसीवाद के उदय का और आगे चलकर नाजीवाद के उदय का। तो ये बात तो हमारे चैप्टर की प्रस्तावना बताती है। आगे चैप्टर में इटली की राजनीतिक स्थिति के बारे में और भौगोलिक स्थिति के बारे में बताया गया है। तो जब इटली की हम भौगोलिक स्थिति की बात करेंगे तो लेक्चर से नहीं समझ में आएगी, इसके लिए आप वर्ल्ड का मैप देखिए। जब आप विश्व का नक्शा देखेंगे ना तो आपको भूमध्य सागर के पास एक देश दिखाई देगा इटली, और फिर आप उसके आसपास के देशों को देखिएगा, आपको बहुत ही ईजी वे में समझ में आ जाएगा। तो देखिए, हमने ये बात तो कर ली कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली में आर्थिक संकट था और इटली में समाजवादी क्रांति होने ही वाली थी, यानी कि कम्युनिज्म फैलने वाला था। जितने ही मजदूर थे उनकी ये डिमांड थी कि उनसे काम के घंटे कम करवाए जाएं और उसके साथ साथ बेहतर मजदूरी दी जाए। इसी हिसाब से किसानों की भी डिमांड थी कि उनका शोषण कम से कम किया जाए। ऐसे में जर्मनी की इटली की जो स्थिति बन रही थी ना वो इस हिसाब से बन रही थी कि इटली में कम्युनिज्म आ जाएगा, यानी कि इटली भी रूसी क्रांति से प्रेरित हो जाएगा और सोवियत संघ का हिस्सा बन जाएगा। ऐसे में बड़े बड़े जो पूंजीपति थे इनको ये डर लगने लगा कि इनकी संपत्ति जब्त हो जाएगी, इटली में अराजकता फैल जाएगी और इटली में साम्यवाद हो जाएगा, सारी चीज़ सरकार के नियंत्रण में चली जाएंगी। ऐसे में ये पूंजीवादी लोग चाहते थे एक ऐसा व्यक्ति हो जो इस साम्यवाद से इनकी रक्षा करे। ऐसे में मुसोलिनी अपनी पार्टी बनाएगा, फासिस्ट पार्टी, और नवंबर 1919 के चुनाव लड़ेगा। चुनाव में ज़्यादा वोट तो नहीं मिलेंगे इसे, लेकिन फिर भी जो पूंजीवादी समर्थक लोग होंगे ये इसको फुल सपोर्ट देंगे, सेना के लोग इसे हथियार देंगे ताकि इटली में ना साम्यवाद की स्थापना ना हो पाए। जो इटली के प्रधानमंत्री रहेंगे फ्रांसिस्को नीटी, इनकी एक उदार सरकार रहेगी और ये अपनी सत्ता समझ जाएंगे कि जाने वाली है। वो इटली की राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों को बस में नहीं कर पाएंगे, असहाय हो जाएंगे और परिणाम ये रहेगा कि इनकी सरकार गिर जाएगी और इटली में मुसोलिनी की सरकार आ जाएगी। बेनिटो मुसोलिनी की बात की जाए तो इसका जन्म ना समाजवादी झुकाव वाले परिवार में हुआ था, यानी कि शुरुआत में समाजवाद का समर्थक था, कम्युनिज्म का समर्थक था। लेकिन आगे चलकर जो इटली की परिस्थितियां बनी, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इटली के साथ धोखा हुआ, इससे इन्होंने ना साम्यवादी विचारधारा का दामन तो छोड़ दिया और इटली का शासन करने के लिए ये प्रेरित हो गए। तो मुसोलिनी के जीवन के परिचय के बारे में यहाँ पर बहुत छोटा सा बताया गया है, जबकि ये बहुत ही बड़े नायक रहे हैं। इनके बारे में विस्तार से चर्चा फिर कभी की जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक यही बताया गया है कि वो कौन से कारण थे जिसकी वजह से इटली में ऐसा हुआ। थोड़े से यहाँ पर फैक्ट भी दिए गए हैं कि 1921 के चुनाव में चैम्बर ऑफ डेप्टी में 122 समाजवादी और कम्युनिस्टों के खिलाफ 35 सीटें जीती। मुसोलिनी ने 28 अक्टूबर 1922 को नेपल्स में एक राष्ट्रवादी फांसीवादी कांग्रेस का आयोजन किया और उसने ये धमकी दी कि अगर उसे शासन नहीं सौंपा गया तो यहाँ पर क्या कर देगा, जनसंहार कर देगा, यहाँ पर रैलियाँ करेगा, धरने प्रदर्शन करेगा, सरकार को काम नहीं करने देगा, समाज में अस्थिरता पैदा कर देगा। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मुसोलिनी के पास बहुत सारे लोग थे। मुसोलिनी के अंदर ना भाषण देने की क्षमता बड़ी तगड़ी थी, जिसकी वजह से ना भीड़ पे भीड़ बढ़ती ही चली गई। आगे चलकर राजा ने क्या करा, राजा ने मुसोलिनी को सरकार बनाने का ऑफर दिया और मुसोलिनी की सरकार बन गई। मुसोलिनी की सरकार बनते उसने क्या करा, सबसे पहले जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी उन सबको ध्वस्त कर दिया और अपने निर्णय सब पर थोप दिए। बात यह आती है कि इटली में फांसीवादी विचारधारा का उदय किन कारणों से हुआ। चैप्टर से जो प्रश्न बनता है उसका उत्तर भी यहीं से बनता है कि फांसीवादी विचारधारा का उदय किन कारणों से इटली में हुआ। तो फांसीवादी विचारधारा का जो उदय हुआ उसका पहला कारण था वर्साई की संधि। पहले विश्व युद्ध को समाप्त करने के लिए दो बड़ी संधियां हुई, एक पेरिस की संधि और एक वर्साई की संधि। लेकिन दोनों ही संधियों में इटली को अनदेखा किया गया, जिससे इटली के लोगों को निराशा हाथ लगी। क्योंकि वर्साई की संधि के बाद क्या हुआ था कि ये माना गया कि युद्ध की जिम्मेदारी जर्मनी की है और ऐसे में जर्मनी इस नुकसान की भरपाई करेगा।
लेकिन इस नुकसान की भरपाई में जर्मनी के जो उपनिवेश छीन लिए गए, जर्मनी के जो आर्थिक संसाधन छीन लिए गए, उसमें ना इटली को हिस्सेदारी नहीं मिली। उसमें केवल ना मित्र राष्ट्रों को, बड़े बड़े जो ब्रिटेन था, फ्रांस था, अमेरिका ने, इसने ये सारी चीज़ों का फ़ायदा उठा लिया। और जबकि युद्ध की शुरुआत में इटली से ये कहा गया था कि इरिट्रिया और ट्रेस्ट जैसे कुछ क्षेत्र तेरे को दिए जाएंगे, लेकिन बाद में इटली को इनमें से कोई सा भी क्षेत्र नहीं मिला। ऐसे में इटली की शिकायत वाजिब थी कि युद्ध से उसे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है, बल्कि युद्ध से उसे नुकसान हुआ है। तो इटली में फासिस्ट विचारधारा के उदय का पहला कारण था वर्साई की संधि। दूसरी संधि थी इटली की सामाजिक आर्थिक स्थिति। जैसा कि हमने पढ़ लिया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इटली के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन में अव्यवस्था आ गई थी। युद्ध की वजह से आर्थिक संरचनाएं ध्वस्त हो गई थी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो गई थी। ऐसे में फांसीवाद के समर्थकों ने यह तर्क दिया, इन भयानक परिस्थितियों से अगर कोई बचा सकता है तो मुसोलिनी ही बचा सकता है। विद्वानों के ग्रुप ने यह भी कहा कि युद्ध के बाद इटली की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन चाहे देखिए, यानी कुछ लोग कह रहे हैं कि इटली की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, जबकि कुछ लोग कह रहे हैं इटली की आर्थिक स्थिति बदतर हुई है। हुआ कुछ भी हो, लेकिन इटली में फांसीवाद का उदय तो हुआ है। युद्ध के बाद भले ही समृद्धि रही हो इटली में, लेकिन फिर भी बेरोजगारी थी बड़े पैमाने पर, और जब भी बेरोजगारी किसी देश में बढ़ेगी तो क्रांतिकारी आंदोलन होंगे ही होंगे, हड़तालें होंगी, तालाबंदी होगी, औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद हो जाएंगे, राजनीतिक स्तर पर सरकार की स्थिति बेकार हो जाएगी, राजनीतिक संकट हो जाएगा, परिणाम होगा एक नई सरकार। और वो नई सरकार किसकी थी? मुसोलिनी की। इटली में इस क्रांति का उदय, तीसरा कारण था समाजवाद और राष्ट्रवाद। देखिए, राष्ट्रवाद का मतलब होता है देशभक्ति की भावना। इटली के लोगों में ना अन्य देशों के मुकाबले राष्ट्रवाद की भावना बहुत तगड़ी थी। उसका पता है रीज़न क्या था? इटली ना प्राचीन काल से एक समृद्ध देश था। इटली की हम बात करें जाए, जब वर्ल्ड हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं तो रोमन साम्राज्य में होती है। प्राचीन काल का जो रोमन साम्राज्य था ना, वो इतना बड़ा साम्राज्य था कि यूरोप के अधिकतर देश उसमें आते थे। लेकिन रोम साम्राज्य का जब विखंडन हुआ तो छोटे छोटे भागों में बढ़ गया। तो इसलिए ना इटली के लोगों में एक अलग विचारधारा अलग से रही है कि वो विश्व में सर्वश्रेष्ठ थे। और ऐसे में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उनकी जो अनदेखी की गई, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया कि वो किसी अमीर दोस्त के साथ गरीब जैसे हैं। यानी कि उनके दोस्त तो अमीर हैं और वो गरीब हैं, इसी वजह से उनके दोस्तों को सम्मान मिलता है लेकिन उसे सम्मान नहीं मिलता। ऐसा इटली को फील हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। तो ऐसे में उनके अंदर जो ये भावना आई, देशभक्ति की भावना उठना वाजिब था। और ऐसे में इटली अपने सम्मान के लिए फिर से लड़ेगा, और ये सम्मान की भावना उसके अंदर कौन लेके आएगा? मुसोलिनी। चौथा बड़ा कारण था बोल्शेविक क्रांति, जो कि रूस में हुई थी। बोल्शेविक क्रांति जो साम्यवाद क्रांति, देखिए साम्यवाद जब फैलता है जब देश ना गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी से जूझते हों। सरकार की जरूरत किसे पड़ती है भाई? सरकार की जरूरत गरीब को तो पड़ती है। लेकिन पूंजीवाद ये चाहता है कि सरकार का हस्तक्षेप कम से कम हो, प्राइवेट सेक्टर ये चाहता है सरकार का हस्तक्षेप कम से कम हो, वो अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति खुद कर सकता है। ऐसा उदारवादी विचारधारा कहती है, अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। लेकिन साम्यवादी विचारधारा कहते हैं कि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा होता है जो सारे संसाधनों का प्रयोग नहीं कर सकता। ऐसे में सारे संसाधनों को उसे दिलाने के लिए सरकार की जरूरत होती है, क्योंकि पूंजीवाद असमानता को प्रेरित करता है और जबकि साम्यवाद समानता की स्थापना करता है। तो जब साम्यवाद बहुत तेज गति से फैल रहा था तो इटली भी इसकी पकड़ में आने वाला था, क्योंकि इटली की भी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। तो इटली के बहुत सारे लोग साम्यवाद की ओर प्रेरित हो रहे थे। इटली में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल संगठन बन भी चुका था। ऐसे में मुसोलिनी ने यह दावा किया कि अगर इटली को साम्यवाद से कोई बचा सकता है तो वो मुसोलिनी है। इसी वजह से बड़े बड़े जो पूंजीपति थे, बड़े ऐसे जितने भी लोग जो पूंजीवादी विचारधारा को समर्थन करते थे, वो सब इसके साथ हो गए। और अगली सबसे बड़ी बात थी इटालियंस की झूठी आकांक्षाएं। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इटली के लोगों को बहुत सारी आकांक्षाएं थी कि उन्हें प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, वो भी विश्व स्तर पर एक बड़ी महाशक्ति बनेंगे। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इनकी सामने सारी भावनाएं को ठेस लगी, और ये बहुत बड़ा कारण था इटली में किसके उदय का? फासिज्म का, फासिस्ट का। तो इटली में फांसीवादी विचारधारा का उदय क्यों हुआ? वर्साई की संधि, इटली की सामाजिक आर्थिक स्थिति, समाजवाद, राष्ट्रवाद, साम्यवाद का उदय, इटालियंस की झूठी आकांक्षा, ये सब हमारे कोर्स के हिसाब से हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं जिनकी चर्चा हम यहाँ नहीं कर सकते, वरना लेक्चर बड़ा हो जाएगा। अब बात आती है कि इटली में जब फांसीवाद सरकार की स्थापना हुई तो उसका क्या प्रभाव इटली में पड़ा। तो जैसी मुसोलिनी की सरकार बनी, उसने पता क्या करा? उसने अपने हिसाब से सारे कानूनों को बदल दिया। उसने अपने आप को छोड़कर सारे राजनीतिक दलों को भंग कर दिया। फांसीवादियों ने विरोधियों को आतंकित करना शुरू कर दिया, यानी कि जो भी इनके विरोध में खड़ा हुआ उन्हें या तो मार डाला गया या फिर डरा धमकाकर चुप करा दिया गया। इसकी वजह से बहुत सारे लोग इटली से भाग गए। समाजवादी जो नेता था ना, जियोकोमो मांटेओटी, उसे तो रहस्यमय तरीके से मार दिया गया।
1929 में चैम्बर ऑफ डिप्टी को भी समाप्त कर दिया गया। फासिस्ट ग्रैंड काउंसिल को शीर्ष पर कानून कर बनाने के साथ साथ स्थापित कर दिया गया, जिसमें उनके साथ विदेश मंत्रालय, आंतरिक उपनिवेश, युद्ध, वायु, समुद्री जैसे अधिकांश महत्वपूर्ण विभाग सारे इन्होंने ही ले लिए। तो यानी कि इटली में शुरुआत होती है अधिनायकवाद की। अधिनायकवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें एक ही पार्टी पूरी की पूरी सत्ता को चलाएगी, वो भी अपने हिसाब से, और विरोध करने का अधिकार किसी को नहीं होगा। यानी कि एक प्रकार से तानाशाही की प्रवृत्ति यहाँ पर जन्म लेगी। तो पहला प्रभाव इटली में फांसीवादी विचारधारा के बाद ये हुआ। दूसरा, क्षेत्रीय विस्तार। मुसोलिनी ने सत्ता पर बैठते ही विश्व में ना जितनी पिछले सरकारी कमजोरी थी उन सभी कमजोरी को दूर किया और अपनी विदेश नीति को मजबूत किया। उसने क्या करा? उसने जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिक विकास के लिए कच्चे माल की आवश्यकता और इटली के लिए क्षेत्रीय विस्तार करना जरूरी कर दिया। इटली ने फ्रांस के खिलाफ इंग्लैंड के इस्तेमाल की नीति को अपनाया और जर्मनी के खिलाफ फ्रांस और इंग्लैंड, और सोवियत संघ के खिलाफ इंग्लैंड और फ्रांस और जर्मनी, इस प्रकार प्रमुख यूरोपीय शक्ति को विभाजित करने का काम किया। उसने एक नीति अपनाई, आक्रमण और विजय, जिसके माध्यम से उसने छोटे छोटे देशों को जीत लिया और इटली के विस्तार की नीति शुरू कर दी। उसकी नीति आक्रामक थी, जहां उसने 1926 में अल्बानिया और 1939 अल्बानिया में एक संरक्षित राज्य की स्थापना की और 1939 में उसने इसे रद्द कर दिया। इसके साथ साथ इंग्लैंड और फ्रांस के साथ बातचीत के माध्यम से वो अफ्रीका और लीबिया के कुछ क्षेत्रों को कब्जा करना चाहता था। एब्सीनिया पर उसने विजय प्राप्त करी। द्वितीय विश्व युद्ध का कारण भी मुसोलिनी बना। कह रहा है 1939 में जर्मनी और जापान के कम्युनिस्ट विरोधी आंदोलन में शामिल हो गया मुसोलिनी। इस प्रकार बर्लिन, टोक्यो, रोम एक्सिस के रूप में सामने आया। यानी कि देखिए, दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था, अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ये दो ग्रुप में हुआ, एक मित्र राष्ट्र और एक ध्रुवी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में होंगे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ, और ध्रुवी राष्ट्र में होगा जर्मनी, जापान, इटली। यानी कि जहां इटली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन और फ्रांस की तरफ से लड़ा था, वही दूसरे विश्व युद्ध में वो जापान और इटली की तरफ से जापान और जर्मनी की तरफ से लड़ेगा। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह थी कि मुसोलिनी के नेतृत्व में इतालवी उद्योग और कृषि ने फासिस्ट शासन के तहत एक महान प्रगति प्राप्त की। बड़े पैमाने पर जल विद्युत परियोजनाएं चलाई गईं, उद्योगों को विकसित किया गया, ऑटोमोबाइल सेक्टर में तेजी हुई, नौसैनिक जहाज़ों को निर्माण हुआ, यानी कि अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर आ गई। तो फांसीवादी विचारधारा के क्या कारण थे और फांसीवादी विचारधारा का क्या प्रभाव पड़ा? अगर ये प्रश्न आएगा तो इस प्रश्न का उत्तर देने में आप सक्षम हैं। आगे चैप्टर में नाजीवादी विचारधारा के बारे में बताया गया है। यहाँ पर जो ये बताया गया है फांसीवादी विचारधारा के बारे में ऑलरेडी हम सब पढ़ चुके हैं। अब बात आती है हिटलर और नाजी पार्टी का उदय। तो जब भी हम हिटलर की बात करते हैं तो हमारे सामने एक घटना आती है कि किस प्रकार से हिटलर ने यहूदियों को मारा था, कितना तगड़ा जेनोसाइड उसने किया था। लेकिन हमारे पेपर में ना हिटलर का जीवन परिचय आएगा नहीं, जो यहाँ से यहाँ तक दिया है। फिर भी थोड़ी सी चीज़ें जो हाईलाइटेड है वो मैं बता देता हूँ। हिटलर की जब बात करें तो 1889 में उसका जन्म हुआ था और वो ऑस्ट्रिया का एक नागरिक था। बाद में जर्मनी की सेना में शामिल हो गया और पश्चिमी मोर्चे पर एक साधारण सैनिक के रूप में उसने काम किया। हिटलर बड़ा प्रभावशाली बंदा था। उसने जर्मनी के लोगों से कहा था कि जर्मनी युद्ध में हारा नहीं है, बल्कि उसे ना नीचा दिखाया गया है। उसने लोगों में एक नई भावना का संचार किया। हिटलर ने कहा, हमने जो भी कुछ लड़ना है ना वो सुरक्षा है। हमारी दौड़ हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे बच्चों के पोषण के लिए, हमारे रक्त की पवित्रता के लिए, स्वतंत्रता और पितृभूमि के लिए हमें लड़ना होगा। हिटलर में ना एक ऐसी, हिटलर मुसोलिनी दोनों के अंदर पता है भाषण देने की एक ऐसी कला थी ना जिसे सुनने लोग दूर दूर से आते थे। इसने ना साधारण जनता को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। और किसी भी नेता के अंदर ना ये गुण जरूर होना चाहिए, गिफ्ट ऑफ गैब, भाषण देने की क्षमता होनी चाहिए भाई। तभी वो जनता के एक बहुत बड़े वर्ग को क्या कर लेगा, अपने अंदर शामिल कर सकता है। तो यहाँ से यहाँ तक कोई मतलब नहीं है। हमारे पेपर में जो क्वेश्चन बनता है वो यहाँ से बनता है कि जर्मन में नाजीवाद के उदय के क्या कारण थे। तो जर्मनी में नाजीवाद का उदय का पहला कारण तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ही था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार गया और जर्मनी में अपमानजनक शर्तें थोपी गई, जो कि वर्साई की संधि के माध्यम से थी। ऐसे में इस संधि की जो अपमानजनक शर्तें थी, जिसकी वजह से जर्मनी को अपने प्रमुख उद्योगों को खोना पड़ा। जर्मनी को सम्मान दिलाने के लिए जर्मनी में नाजीवाद का उदय हुआ। तो कह रहा है जर्मनी में नाजीवाद के उदय का पहला कारण यह था कि युद्ध और शांति समझौते ने जर्मनी का मोहभंग कर दिया था, उसको आध्यात्मिक और भौतिक दोनों रूप से कुचल दिया था। फ्रांस का लगातार उसके खिलाफ शत्रुतापूर्ण व्यवहार रहा। जर्मनी के जो बड़े बड़े क्षेत्र थे, रूहर, राइनलैंड पर कब्जा कर लिया गया।
युद्ध में क्षतिपूर्ति के नाम पर जर्मनी को झुका दिया गया। सुरक्षा और निशस्त्रीकरण पर खत्म न होने वाली खटपट ने जर्मनी को आक्रोश और गुस्सा भड़का दिया गया। यानी कि जर्मनी की सेना को तबाह कर दिया गया था और यह कहा गया था अब जर्मनी हथियारों का निर्माण नहीं करेगा। अन्यायपूर्ण नीतियां सारी की सारी जर्मनी पर थोप दी गई। ये सब जर्मनी के दिल में खटक रहा था। जर्मनी का आर्थिक रूप से पुनरुद्धार नहीं किया जा रहा था। ऐसे में जर्मनी में क्या हुआ, गरीबी बेरोजगारी बहुत तेजी से फैल गई और ऐसे में हिटलर का उदय हुआ। हिटलर ने जो शुरुआत करी उसने इन सब के विरुद्ध अपने भाषणों में चीज़ें शुरू कर दी और जो इसके प्रशंसक थे उन्होंने इसके विचारों को फैलाया। विचारों को फैलाने के लिए भाषण दिए गए, पोस्टर लगाए गए, गीत गाए गए, बैनर लगाए गए, वर्दी समारोह, अनुष्ठान, अनुशासन, ऐतिहासिक परंपरा और ये सब लोगों के अंदर भर दिया गया कि जर्मनों की जो नस्लीय श्रेष्ठता है वो पूरी दुनिया में सबसे अच्छी है। पूरी दुनिया में शासन करने की कला किसके अंदर है, जर्मनी में है। ऐसा बच्चों को स्कूलों में पढ़ाया जाने लगा ताकि बचपन से ही उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना भर दी जाए। इस प्रकार से जर्मनी में नाजीवाद का उदय हुआ। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं लेकिन आपके कोर्स में नहीं दिए गए हैं। पेपर के बाद इसके ऊपर एक विस्तार से वीडियो जरूर बनाई जाएगी क्योंकि अपने आप में बहुत ही बड़ी विचारधारा है वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर। नाजीवाद का प्रभाव क्या हुआ? नाजीवाद का प्रभाव ये हुआ कि इटली की तरह जर्मनी भी एक अधिनायकवादी राज्य बन गया। हिटलर की पार्टी के अलावा और जितनी पार्टियां थी उन्हें कुचल दिया गया। जितने भी हिटलर के विरोधी थे या तो भाग गए या फिर उन्हें मार दिया गया। कम्युनिस्ट और समाजवादियों के व्यापार सारे भंग कर दिए गए। केवल पूंजीवाद को बढ़ावा दिया गया। हिटलर एक तानाशाही बन गया। इसके अलावा दूसरी जो चीज़ आई वो आई शून्यवाद का चलन, यानी कि तर्क नपुंसक है। कोई भी बंदा सरकार के कामों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, कोई बंदा सरकार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकता। इन्होंने कहा आदर्श आधारहीन और नैतिकता का आविष्कार किया जाता है, दुनिया का कोई उद्देश्य नहीं है। शून्यवाद नाजी प्रक्रिया का सार था जिसने व्यक्ति को एक नैतिक प्राणी के रूप में नष्ट करके लाखों लोगों की संगठित हत्याओं के माध्यम से खुद को प्रकट किया। देखिए क्या है नैतिकता, क्या है आदर्श। आदर्शवाद की विचारधारा ये कहती है, आइडियलिज्म की विचारधारा ये कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति पता है कैसा है, दयालु है। दया ही इस जीवन का क्या है, सार है। परोपकार का जीवन होना चाहिए। और हिटलर कह रहा है दया परोपकार मत दिखाओ। जो बंदा हमारा विरोधी उसे मार दो, जो बंदा हमारी नस्ल का नहीं उसे मार दो, जिसकी 3 पीढ़ियां जर्मनी से नहीं उसे मार दो। विदेशी जमीन को कब्जा करो लेकिन विदेशी लोगों को मार दो। ये सब तो नैतिकता के खिलाफ है ना। तो यानी कि किसी को मारते वक्त अगर आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा है उस प्रश्न को ही उठा दो, ऐसा हिटलर कह रहा है। इसी वजह से बड़े पैमाने पर यहूदियों को मारा गया, संगठित हत्याएं की गई, जेनोसाइड किया गया। ये सब नाजीवाद का ही प्रभाव था। जर्मनी में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद शस्त्रों को बनाना बंद करवा दिया गया था, लेकिन हिटलर की जब सरकार आई तो उसने क्या करा, शस्त्रीकरण शुरू कर दिया। बड़े पैमाने पर बख्तरबंद कारें, टैंक, हवाई जहाज भारी मात्रा में बनाए जाने लगे। हिटलर खुद ही एक दक्ष पायलट था। उसने, हिटलर की बात की जाए तो उसने एक दक्ष, माफ कीजिएगा, हिटलर ने जो था उसने एक बहुत ही अच्छे पायलट हरमन गोरिंग को जर्मन वायुसेना का कमांडर नियुक्त किया। नाजियों ने गन्स नॉट बंटर का नारा अपनाया। 1935 में जर्मनी ने अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण शुरू कर दिया, यानी कि जितने भी युवा हैं वो सेना में जरूर काम करेंगे। नस्लवाद को बढ़ावा दिया। कह रहा है नाजी नस्लवाद से प्रभावित थे। इन्होंने यहूदियों का नरसंहार किया। यहूदियों, ये माना गया था कि जर्मनी जो हारा है ना, यहूदियों की वजह से ही हारा है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार का कारण कौन है, यहूदी हैं। तो ऐसे में उसने इसलिए यहूदियों को मारा और ये कहा आर्य श्रेष्ठ हैं। स्कूल तो प्रचारक मशीन बन चुके थे। देखिए यहाँ पे ना यही लिखा हुआ है कि नाजी नस्लवाद और यहूदी विरोधीवाद रोशनबर्ग से प्रभावित था। यानी कि एक व्यक्ति था रोशनबर्ग, ये यहूदी विरोधी था। इससे कौन था, हिटलर प्रभावित था, जिसने प्राचीन काल में ग्रीस और रोम के महान पतन की वजह इन्हीं के साथ बताई थी कि अगर रोम का पतन हुआ है किसकी वजह से हुआ, यहूदियों की वजह से। उन्होंने ये कहा है कि यहूदी अशुद्ध हैं, ये षड्यंत्रकारी हैं, और हिटलर को भी ये विश्वास हो गया। कोई भी राष्ट्र तब तक मजबूत नहीं हो सकता जबकि उसकी भूमि उपजाऊ ना हो, किसान संतुष्ट ना हो। हिटलर ने यह कहा कि लोगों को कल्चर क्रिएटर्स बनना पड़ेगा, कल्चर बियरर्स बनना पड़ेगा, कल्चर डिस्ट्रॉयर्स बनना पड़ेगा। यानी कि संस्कृति का निर्माता बनना पड़ेगा, संस्कृति का वाहक बनना पड़ेगा, और जो संस्कृति हमारे साथ न चल पाए उसका विध्वंस कर देना होगा। और इसने आर्य संस्कृति का निर्माण किया। हिटलर ने यहूदियों को आर्य के वर्चस्व का दुश्मन मानता था और उसने कहा जर्मनी के लोगों की भलाई यही है कि वो क्या करें, संस्कृति को खत्म कर दें, किसकी, यहूदियों की।
और इसके लिए क्या करा, स्कूलों का सहारा लिया गया। देखिए, जैसी शिक्षा दी जाए ना, व्यक्ति का दिमाग वैसा बनता है। बच्चों को बचपन से ना शिक्षा ऐसी दी गई, युवाओं के दिमागों को इस तरीके से आकार दिया गया कि वो कट्टर नाजी हैं। इस प्रकार की पढ़ाई करवाने लगे, इस प्रकार का अध्ययन करवाया जाने लगा। स्कूल के सिलेबस में यही चीज़ें रख दी गई, किताबों में यही चीज़ें रख दी गई कि जो नाजियों के खिलाफ है वो सारी चीज़ें हटा दी गई, जो नाजियों के लिए सिर्फ वही चीज़ें पढ़ाई गई। ऐसे लेखक जो विरोधी थे उन्हें ब्लैक लिस्टेड में डाल दिया गया। ऐसे लोग लेख अपने नहीं लिख सकते थे, यानी कि लोगों की सोच को नियंत्रित कर दिया गया, लोगों की कलम को नियंत्रित कर दिया गया। और जब किसी देश में कलम और किताब नियंत्रित होने लग जाएं तो उस देश का पतन होना जरूरी है। तो नाजीवाद का प्रभाव क्या था? जर्मनी एक अधिनायक राज्य बन गया, लोग तर्क नहीं कर सकते, जर्मनी शस्त्रीकरण यानी कि हथियारों की होड़ में शामिल हो जाएगा, नस्लवाद को बढ़ावा दिया जाएगा और इसके लिए स्कूलों का सहारा लिया जाएगा। लेकिन आर्थिक विकास बहुत तेज गति से होगा, जैसे इटली और मुसोलिनी ने किया। बड़े बड़े उद्योगों की श्रृंखला शुरू हो जाएगी, अर्थव्यवस्था बड़े पैमाने पर फेरबदल होगी, जर्मनी उद्योगों को रोजगार मिल जाएगा। जर्मनी लोग रोजगार का जब स्तर बढ़ेगा तो बड़े पैमाने पर लोगों की सरकार के प्रति सहानुभूति भी बढ़ जाएगी। अब वो भी इटली की तरह जर्मनी के विस्तार की नीति अपनाएगा, जितने भी उसने अपने खोए हुए उपनिवेश हैं उन्हें हासिल करने लग जाएगा और उसका विवाद शुरू होगा पोलैंड से। 1935 में हिटलर की विस्तारवादी सैन्य नीति की वजह से 1936 में राइनलैंड का सैन्यकरण करेगा, 38 में ऑस्ट्रिया पर कब्जा करेगा, 39 में चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा करेगा और जब 39 में वो पोलैंड पर आक्रमण करेगा तो यहीं से शुरुआत होगी दूसरे विश्व युद्ध की। क्योंकि जब वो पोलैंड पर आक्रमण कर देगा ना तो पोलैंड की रक्षा के लिए आएंगे ब्रिटेन और फ्रांस और यहीं से दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। जब उसकी रक्षा के लिए ब्रिटेन और फ्रांस आएंगे तो इसकी रक्षा के लिए जापान और इटली आएंगे और यहीं से विश्व दो ध्रुवों में बढ़ जाएगा, फिर से मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र, जिसकी चर्चा अगले चैप्टर में की जाएगी। तो देखिए, अगर मैंने इस चैप्टर से कुछ छोड़ा है तो जानबूझ के छोड़ा है, क्योंकि एग्जाम वांटेड ठीक नहीं होगा। एग्जाम के हिसाब से इटली में फांसीवादी विचारधारा का उदय किन कारणों से हुआ या फिर नाजीवादी विचारधारा का उदय किन कारणों से हुआ, यही प्रश्न आएगा। तो आई होप सो चैप्टर ये आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।